ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2020 पर। आज मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। चलिए, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली वधवा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चलते हैं। इस वक्त जतिन जी आपके पास आना चाहेंगे और जरा सा समझना चाहेंगे। जब हमारे सहयोगियों ने बात की, लवली ने जब बात की कर्मचारियों से, तो थोड़े से वो नाराज नजर आए, सुना भी होगा आपने। वहीं दूसरी तरफ जब हमारे सहयोगी सचिन ने जो बिजनेस वर्ग के लोगों से बात की, तो वो खुश नजर आए, मतलब संतुष्ट नजर आए। तो क्या इस बार का जो ये बजट रहा है, वो सरकार का फोकस किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी चीजों पर रहा है? मिडिल वर्ग को थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो क्या ध्यान में नहीं रखा गया? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा कि हमेशा कोई जो चीज़ें सामने दिखाई जाती हैं होती हैं, वो एग्जैक्टली उसी तरीके से नहीं होती। कुछ थोड़ा ट्रिक होता है बोलने में, ये हम सब लोग समझते हैं। अगर इनकम टैक्स रेट के हिसाब से, जो कि आप मिडिल मैन की जिसकी बात करते हैं, अपना मिडिल क्लास है जो कि उससे बहुत कंसर्न रहता है, तो प्रिसाइजली एक्सपेक्टेशन जो टैक्स रेट आई है, इन सब टैक्स रेट का ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन था, बट विदाउट कटिंग ऑफ एनी डिडक्शन। तो कोई डिडक्शन कट हुए बिना ही ये टैक्स रेट होनी चाहिए थी, जो कि ऐसा हुआ नहीं। वो उसके साथ में एक नया शगुफा आ गया। अब वास्तविक सिचुएशन ऐसी है, मान के चलिए किसी आदमी की इनकम 6, 6.5, 7, 8 लाख रुपए है, तो और उसके ऊपर नई टैक्स रेट लगाएंगे, तो प्रिसाइजली इसको कोई फायदा नहीं हुआ, रेदर नुकसान हुआ। तो ही विल गो टू द जो पुरानी टैक्स रेट है उसी के ऊपर जाने वाला है। एक बात। अब दूसरी एक चीज समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बिजनेसमैन को भी कंसिडर करना चाहिए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2 फिगर्स सामने आए हमारे, जब हमारे बजट डिस्कशन चल रहा था। एक बताया गया नॉमिनल इंक्रीज जो था 10% रहने वाला है। हाँ, दूसरा जो जीडीपी का आंकड़ा हमारे पास रहा, वो नेक्स्ट ईयर का वो तकरीबन 6% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ का। अब इसका मतलब क्या हुआ? सरकार ये कह रही है कि इस साल हमने, अगर पिछले साल में हमने 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन किया था, तो नेक्स्ट ईयर में हम 110 रुपए का टैक्स कलेक्शन करने वाले हैं, जबकि जो जीडीपी बढ़ेगी वो तकरीबन 6% के आसपास से बढ़ेगी। सो ये ऐसा स्टैटिस्टिक्स है जिससे बिजनेसमैन को कंसर्न होना चाहिए, यानी कि बिजनेस उतना नहीं बढ़ेगा लेकिन टैक्स बढ़ेगा। सो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं फिस्कल टाइटनेस, डिपार्टमेंट की कंट्रोलिंग बढ़ने वाली है, टारगेट बढ़ने वाले हैं। ये चीज एक कंसर्न की बात है। बिल्कुल। बाकी जो चीजें जो बिजनेसमैन को मेरे ख्याल से रिलैक्स होने वाली चीज है, वो इनकम टैक्स के लिए जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम लेके आए, ये डेफिनेटली बेनिफिशियल है। जो शिक्षा के ऊपर जो फोकस करने के लिए जितना बजट एलोकेट किया गया, मेडिकल में जितना एलोकेट किया गया, इसमें एक और चीज, अब सतीश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। सतीश जी, आपसे अब जरा सा शिक्षा के संदर्भ में समझना चाहेंगे। बात कही गई है स्टडी इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा? क्योंकि जो वर्तमान स्थिति हम देखें तो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर बात कर ली जाए, 100 तक 200 तक मुश्किल से गिने चुने 1-2 यूनिवर्सिटी आते हैं। कैसे इसे प्रमोट किया जाएगा? ये बात बहुत सही कह रहे हैं आप। ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये खाली एक उम्मीद दिखाने की बात है, क्योंकि जब तक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर स्टैंडर्ड के नहीं होंगे, वर्ल्ड लेवल के नहीं होंगे, तो वर्ल्ड के किसी डेवलप्ड कंट्री से कोई स्टूडेंट हमारे आएगा, ये बहुत ही मुश्किल बात है। रादर हमारे यहाँ से परसेंटेज बढ़ रहा है बाहर पढ़ने वालों का, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये खाली एक सपना दिखाने की बात लगती है। एक और बात पे आपका ध्यान चाहूँगा एजुकेशन से रिलेटेड है कि इन्होंने कहा डिग्री लेवल फुल फ्लेज ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करेंगे जी। ये बहुत ही एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं कि आपको डिग्री लेने के लिए अब कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, जो कि कोई देश के हमारे जो 100 बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन है वो इसको करेंगे। और उसके लिए आप खाली देखें, पिछले साल से खाली मात्र 5,000 करोड़ रुपया इसके लिए बजट बढ़ाया गया है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि कैसे पूरा होने वाला है। और फिस्कल डेफिसिट अपने आप में एक चैलेंज है। जीडीपी ग्रोथ का जो दिखाया जा रहा है फिगर, वो अपने आप में चैलेंज है। पैसा आने का जो एकमात्र माध्यम इसमें दिखा है, जब सब जगह माइनस जा रहा है, तो जो ये इनकम टैक्स के जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से कितना पैसा उम्मीद करें, इसके बारे में कोई फिगर वित्त मंत्री जी ने बोला नहीं कि कितना रुपया बकाया। उन्होंने केस का फिगर तो बताया, इतने केसेस बाकी हैं, परंतु ये नहीं बताया कि डिमांड कितनी बाकी है। और 100% जो इन्होंने सर्विस टैक्स में सबका विश्वास में जो इन्होंने जमा कराने की अमाउंट करी थी, वो काफ़ी बड़ा रिडक्शन दिया था।
उसमें 100% ने रखा था, वो करीब 45% से लेकर के 70% जमा कराना था अलग अलग सरकमस्टांस में। अब इन्होंने एक ही सरकमस्टांस में 100% रख दिया है। तो क्या ये स्कीम उतना जितना सफल सर्विस टैक्स एक्साइज की स्कीम हो पाएगी, अपने आप में संदेह पैदा करता है। तो मेरा मानना है कि बजट में जो अभी आपने दिखवाया कि कर्मचारी लोग नाराज़ हैं, कर्मचारियों का जो नाराज़गी इसलिए वाजिब लगती है कि जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स वो लोग किया करते थे, कुछ कंपलसरी सेविंग पीएफ डिडक्शन के माध्यम से हुआ करती थी, वो सब अब भी होगी, लेकिन उसकी छूट नहीं मिलेगी अगर वो नई रेट अडॉप्ट करते हैं। तो उनको LIC कराने के लिए जो जाया करते थे, LIC में एक तो डिसइन्वेस्टमेंट की बात है ही, दूसरी बात है कि LIC में जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया करती थी उसमें बहुत बड़ा कारण हमारा इनकम टैक्स बेनिफिट हुआ करता था। लेकिन वो अगर अब नई रेट मुझे चाहिए तो मुझे वो छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन बात अगर एक चीज निर्मल जी आपसे भी इस संदर्भ में समझना चाहेंगे, जो शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से बात हमने की, कैसे आप डेवलप करेंगे यूनिवर्सिटीज? हालांकि कहा गया है कि नई शिक्षा नीति जो है वो भी जल्द लाएंगे, लेकिन शिक्षा नीति लाने से पहले जरूरत है कि उस लेवल के आपको यूनिवर्सिटीज डेवलप करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड में उनकी रैंकिंग जो है वो इतनी पीछे है कि कोई भी दूसरे देश का स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि हम इंडिया में आकर के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ें। निर्मल जी, कैसे ये पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं आने निकट भविष्य में? सर, मैं इसको एक दूसरे एंगल से आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जो बजट पेश किया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसने 3 मेजर फैक्टर्स उसमें बताया कि जिन पे हमारा बजट डिपेंड करेगा। पहला उन्होंने गवर्नेंस बताया, और गवर्नेंस के लिए उन्होंने जो मेजर लिए कि हम टैक्स पेयर्स के लिए ईज करने के लिए चार्टर क्रिएट करेंगे, वेल्थ क्रिएट करने वालों के लिए हम उनके लिए रिस्पेक्ट होगी, और क्रिमिनल लाइबिलिटी जो वेरियस एक्ट्स में सिविल वायलेशन के कारण क्रिमिनल लाइबिलिटीज जो कर रहे हैं, हम उसको डाइल्यूट करेंगे, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने एक गवर्नेंस का पार्ट कहा। सेकंड पार्ट उन्होंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कहा कि हम किस तरह अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहेंगे, और उसी में एजुकेशन का बजट भी आएगा। तो उसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा एक किया कि छोटी डिपॉजिट्स पे 5 लाख रुपए की डिपॉजिट को गारंटी के अंदर ले आए, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ छोटे डिपॉजिटर के लिए होगा। MSME सपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन करता है, उसके लिए उन्होंने NBFC कंपनीज को कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, NBFCs को, कि वो उनको सपोर्ट करें। उनकी बिल डिस्काउंटिंग परमिट कर दिया उसमें कि हम बिल डिस्काउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर हम तीसरी काज पे आए, जिसमें कि मेन आपका क्वेश्चन लाई करता है एजुकेशन, तो एक उन्होंने तीसरा एस्पेक्ट बताया हमारा सोशल वेलनेस, कि हमारी अल्टीमेटली ये सोशल वेलनेस जो हमारी कम्युनिटी का है, ये हमारा सबसे बड़ा गोल है। और सोशल वेलनेस की बात करें तो सर, आज इनकम टैक्स में ये चेंजेस करके जो भी रिबेट्स हटा दी गई थी, अगर हम कंट्री के सोशल फैब्रिक को देखें तो ये सारी रिबेट्स उनकी बचत करने का एक तरीका था, और ये एक सोशल सिक्योरिटी थी। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई भी सोशल सिक्योरिटी हमारी कंट्री में नहीं चल रही है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में चलती है। तो आज अगर हम टैक्स के अंदर ये रिलीफ नहीं होंगे तो वो सिक्योरिटी करेगा कहां से? बचत करने से उसको एक फायदा मिलता था, और वो बचत की तरफ जाता था, जो कि उनको एंड ऑफ द लाइफ उनको एक सपोर्ट करता था, उनकी फैमिली को। चलिए ठीक है, आज उस पैसे को निकाल के स्पेंडिंग में डालना चाहते हैं। जी ठीक है। एक अनिल जी, एक चीज अब आम बजट से हट करके थोड़ा सा रेल के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो बजट पेश किया गया है, रेलवेज को क्या कुछ मिला है, कि उसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जो बातें कही गई हैं 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा करना, ये कहा गया है रोड के लिए, लेकिन रेलवेज के लिए किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई हैं रेलवेज को लेकर के, और ओवरऑल आपसे रेलवेज के बारे में समझना चाहेंगे। देखिए, इस बजट में जो तेजस जो रेलगाड़ी है जी, उसको प्राइवेट सेक्टर में लेने की बात है। तो करीबन 150 नई रेल लाइंस पे जो गाड़ियां चलेंगी वो प्राइवेट सेक्टर को देने की बात है जी। बहुत दिनों से ये सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है, और रेलवे का जो बजट है, जिसकी कॉस्टिंग है, वो कहते हैं कि 100 रुपए में से 97 या 98% इसकी कॉस्ट आती थी, तो इसके डेवलपमेंट का पैसा जो है इनके पास नहीं बचता था। इससे पहले वाले बजट में इस फाइनेंस मिनिस्टर ने 50 लाख करोड़ रुपए की कोई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात की थी, इसमें तो साइलेंट है।
तो जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, 150 जो नई रेलगाड़ियां मिलेंगी, इसका मतलब वो हिंदुस्तान के सारे एरिया को कवर कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि सरकार ने ये मानस बना लिया है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भारतीय रेल को दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमारे यहां पर रेलवे की जो कॉस्टिंग है वो आज भी मिडिल क्लास आदमी को तो सूट कर रही है, हालांकि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो सरकार को, जनता को देनी चाहिए, परंतु अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी तो इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाएगी और इसका किराया बहुत बढ़ जाएगा। उससे एक अनरेस्टमेंट आएगा लोगों में। जो गरीब आदमी है, जो आज भी, जो मुझे लगता है कि मैंने देखा है जयपुर से जब कभी बार मैं बॉम्बे जाता हूं तो शायद 1 रुपए 2 रुपए एसी का खर्चा आता है जो हम टिकट लेते हैं 3 एसी की। तो जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें होनी चाहिए, परंतु बहुत ज्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर को लाइंस नहीं देनी जानी चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे सेक्टर में जो पब्लिक से जुड़ा हुआ सेक्टर है और गरीब आदमी के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गरीब आदमी अगर अपने घर नौकरी से छुट्टी पे जाता है तो उसको बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ना चाहिए। तो बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करने के भी मैं खिलाफ हूं। तो मोटे तौर पर तेजस ने जब प्राइवेट सेक्टर ने चलाया तो कहते हैं कि एक लाइन पे 30 लाख रुपए का उसको फायदा हुआ है। मुझे बिल्कुल अनिल जी, एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा और चाहूंगा कि उस पर आप बात रखें। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर के बात कही गई है कि काम में तेजी लाई जाएगी। सरकार जब बनी थी 2014 में, तभी से बुलेट ट्रेन को लेकर के बहुत ज्यादा बातें हुई। 6 साल का वक्त बीत गया, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसा लगता है कि जहां थी वहीं है। तो क्या यह सिर्फ एक सपना है जो भारतवासी देख रहे हैं कि शायद बुलेट ट्रेन हम देखेंगे? देखिए, ये बजट में शायद इसलिए डाला होगा कि हर बार आदमी ये पूछता है कि साहब बुलेट ट्रेन का मोदी साहब का जो सपना था उसकी क्या प्रोग्रेस है। इसी में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है उसमें वहां के चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट था जो इससे रिलेटेड था। उन्होंने कहा था कि एक पर्टिकुलर टाइप के डेवलपमेंट को मैं बॉम्बे में नहीं आने दूंगा। तो ऐसी स्थिति में जब तक आप किसी भी स्टेट को उसमें शामिल नहीं करेंगे उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उसमें स्टेट अगर सहायता नहीं करेगी तो वो जो आपकी जो एक सपना है वो कैसे पूरा होगा। तो मुझे लगता है उस सपने को सिर्फ बताने के लिए कहा गया है कि हम जो है इस पे डेवलपमेंट पे स्पीडली काम करेंगे, परंतु अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम का अगर स्टेटमेंट को लिया जाए इसमें तो मुझे लगता है ये सपना अभी और आगे चलेगा। बिल्कुल, अभी ये सपना लंबा खिंचेगा। चलिए वापस मैं आप सभी के पास आऊंगा और प्रतिक्रियाएं लूंगा, लेकिन इस वक्त कुछ प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से आ रही हैं। क्या कुछ विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं इस बजट को लेकर के, वो जरा सुनाते हैं। 2.5 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण था और उसमें कोई स्ट्रेटेजिक बात मुझे नहीं दिखी। हम तो निकल जा रहे हैं के सामने। अरे मैं क्यों खराब कर रहा मेरा यार? रोजगार और जो इकोनॉमी की हालत है उसके लिए कोई सेंट्रल स्ट्रेटेजिक आइडिया नहीं था। बहुत सारे टैक्टिकल आइडियाज थे, रिडंडेंसी थी। कहा कि हम इनकम टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करेंगे और कॉम्प्लिकेट कर दिया, एक और ऑप्शन दे दिया। तो बड़ी कंफ्यूजन में है। सरकार की जो अप्रोच है वो इस बजट से दिखती है। स्टैंड अप इंडिया से सिट डाउन इंडिया चला गया। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं था, आधा मतलब 1.5 घंटे हम तो पुराने नारे सुन सके और उसके बाद अभी जो अंत में एक अच्छी चीज शायद हो सकती वो मिडिल क्लास के लिए टैक्स कंसेशन की 12-12.5 लाख रुपए के नीचे वाले इनकम को जरा सा रिलीफ मिल जाना चाहिए। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं सुना जो हमें कुछ ऊर्जा दे। ये बजट निराश किया है देश के किसानों को और खासकर नौजवानों को निराश किया है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जहां सरकार खुद स्वीकार करती है आंकड़ों से कि सबसे ज्यादा नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी के सपनों को पूरा करने के लिए क्या है इनके पास। तो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब आ रही हैं और इस बजट में कुछ भी नहीं था। सुना आपने, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया थी कि इस बजट में रोजगार को लेकर के कुछ नहीं था, युवाओं के लिए कुछ नहीं था, वहीं किसानों के लिए कुछ नहीं था, यह अखिलेश यादव का कहना था। गोपाल दास जी, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं विपक्ष की आने लगी हैं, हालांकि राजनीति भी है, लोग अपने अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एक बात राहुल गांधी ने कही कि
रोजगार को लेकर के कुछ नहीं था। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि जो आज बजट आया है वो रोजगार के लिए ज्यादा कुछ मौके पैदा नहीं कर पा रहा है? आज जो बजट आया है, देखिए इसमें जो सोलर सेक्टर है वो उसमें थोड़ा बहुत रोजगार आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा बजट नहीं है तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। और जहाँ बिल्डिंग वगैरह का है, ये उसका प्रॉपर्टीज वगैरह का, उसमें कुछ नहीं आया, तो ऐसे रोजगार बढ़ने का बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। फिर भी कुछ परसेंटेज तो बढ़ेगा, पर बहुत ज्यादा उम्मीद करें कि साहब बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा, वो संभावनाएं तो कम ही लगती हैं। वो संभावनाएं और कम जिस तरह से जीडीपी कम हुई है पिछले जिस तरह जीडीपी पिछले सालों में कम हुई है, उससे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, खासकर नीचे के तल का होता है। जैसे हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, जब हमारे पास ऑर्डर ही नहीं है तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट लेके जाते हैं, बैलगाड़ी वाले, रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, वो सब लोग बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है। सारी चीजें इससे अफेक्टेड होती हैं। अगर डिमांड नहीं है तो फिर प्रोडक्शन नहीं है, और प्रोडक्शन नहीं है तो फिर बहुत सारी मुश्किलें हैं। लवली, आपके पास आना चाहेंगे, और भी वहां पे आपके साथ लोग हैं, प्रतिक्रियाएं ले, क्योंकि जो बातें कही गई हैं बजट में उसमें सबसे अहम है टैक्स स्लैब को जो जिस तरीके से चेंज किया गया है। विपक्ष भी ये मान रहा है, शशि थरूर को भी हमने ये सुना, उनका भी यही कहना था पूरे बजट में अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स स्लैब है। बावजूद इसके जो कर्मचारी थे वो काफी ज्यादा नाराज दिखे। नहीं, जो है उसको शायद निराशा ही हाथ लगी है, तभी ये तमाम तरह के अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी उन्होंने यही बात कही। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगा, आपने बजट को देखा, बजट में क्या कुछ नजर आया कर्मचारियों के लिए और आम लोगों के लिए? बजट में कर्मचारियों के लिए, आम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई शूर्पणखा की तरह अपना मुंह फाड़ कर खड़ी है। मोदी जी ने, वित्त मंत्री जी ने किसी को कुछ नहीं दिया है। हम लोग काम करते थे, बेरोजगार हो गए हैं, आज की तारीख में रोड पे खड़े हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं दिया है। और मोदी जी से हमको जितनी उम्मीदें थी, कुछ भी नहीं दिया, सबको जीरो पकड़ा दिया मोदी जी ने। अब इसके अंदर तुम घूमते रहो। अच्छा, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस बार के बजट को? इस बजट के अंदर वैसे तो कुछ भी नहीं दिया है। अगर इनको 8 लाख रुपए तक कम से कम आयकर मुक्त करना चाहिए था, और जो आज लाते हैं वो मार्केट में दियाते हैं। हर चीज पे टैक्स, मरने पे टैक्स, जिंदे पे टैक्स, रोड पे चलने पे टैक्स। पेट्रोल जब हम मार्केट तनख्वाह टैक्स दे के लाते हैं, तनख्वाह, उसके बाद पेट्रोल पंप जाते हैं, वहां भी टैक्स लगता है। ये किस बात का टैक्स है? तो यानी टैक्स वाली जो बात थी अभिषेक, वो बार बार यहाँ पर जिक्र आता है, हर प्रोडक्ट पर टैक्स। ये किस नजरिए से देख रहा है आज कर्मचारी? लबोलुआब जो है कर्मचारियों के बजट का, उसमें कहीं कोई फायदा नजर आ रहा है या सभी जगह नुकसान है? देखिए, विकास की आधारभूत सुविधाओं से जब नागरिक को वंचित किया जाता है तो टैक्स पेयर नागरिक को लगता है कि मेरे साथ अन्याय है। जब मैं टैक्स पे करता हूं तो मुझे सड़क, नाली, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये आमूलचूल सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध है? इस वजह से टैक्स पेयर की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सरकार को सबसे पहले आधारभूत मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। एक मुख्य रूप से मांग यह है कि बैंक कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए था। आप देखिए, केंद्र और राज्य कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट तो टैक्स फ्री है, और बैंक कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट टैक्स फ्री नहीं है। तो ये दोहरे मापदंड कर्मचारियों के साथ हमें उम्मीद थी कि इस बजट में बैंकर्स और पब्लिक सेक्टर्स के रिटायरमेंट बेनिफिट को टैक्स फ्री किया जाएगा, जो नहीं किया गया है। ग्रेच्युटी की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। हाँ, एक बहुत सराहनीय कदम है जिसका हम स्वागत करते हैं कि डीआईसी जीसी के तहत आम जनता की जो बैंकों में जमाएं 1 लाख तक बीमा में सुरक्षित थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख तक सुरक्षित किया गया है। 5 लाख के बीमा के दायरे में लाया गया है, जिससे देश में एक विश्वास का वातावरण बनेगा, जो सरकार ने बैंकिंग संस्थाओं और पब्लिक सेक्टर के प्रति अविश्वास का माहौल देश में बना दिया था। बैंकों को लेकर के भी कहा गया है कि बैंकों के प्रति अब लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जैसा कि आमिरा जी ने कहा। किस नजरिए से देख रहे हैं आप इस बजट को, और शिक्षा जगत को और कर्मचारी जगत के लिए क्या कुछ मिला है? निश्चित तौर पे जो आमिरा जी ने कहा, आमिरा जी ने, बैंक के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। और दूसरा, ये चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर जो केंद्र सरकार ने जो बजट दिया, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं कि इस पे सरकार ने विशेष तौर से जो युवाओं को, बच्चों पे ध्यान दिया, महिलाओं पे ध्यान दिया, और जो चिकित्सा पे विशेष तौर से ध्यान दिया। तो इन चीज़ों को कुछ हद तक हम कह सकते हैं और अच्छा बजट है। पर जो स्लैब बढ़ानी थी उस पर थोड़ा सा कर्मचारियों के साथ मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक में जो कर्मचारी है उनको इसमें और राहत देनी चाहिए थी। और राहत देनी चाहिए थी। कर्मचारी वर्ग क्या सोचता है, और राहत मिलनी चाहिए थी?
कम से कम 10 लाख तक की तो थी साहब, अनुमानीय आशा थी कर्मचारियों को कि कम से कम। देखिए लवली, हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। 8 लाख तक टैक्स छूट देना चाहिए था, 10 लाख तक टैक्स छूट देना चाहिए था, ये हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। लेकिन जतिन जी, इस दौरान जब लवली बात कर रहे थे लोगों से, एक बात कही गई कि कोई भी टैक्स पेयर अगर टैक्स पे करता है तो वो ये उम्मीद करता है कि अच्छी सड़कें मिलेंगी, बिजली मिलेगी, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो मिलेंगी, स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कमियां हैं जिसको अभी भी पूरा करने की जरूरत है, और शायद इस बार सरकार का ध्यान वहां गया है, इसीलिए शिक्षा पे ज्यादा फोकस्ड रही है सरकार, इसी वजह से स्वास्थ्य पे ज्यादा फोकस्ड रही है सरकार? जतिन जी। सर, मैं ये कहूँगा कि जो भी नागरिक है सारे के सारे टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो कुछ को लगता है कि हम डायरेक्ट यानी कि इनकम टैक्स दे रहे हैं तो ही टैक्स दे रहे हैं, बट अदरवाइज भी हम जो कुछ भी कंजम्पशन करते हैं उसके ऊपर जीएसटी या वैट के कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर में टैक्स देते हैं। तो उनका वो अधिकार भी है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारी की सारी सुविधाएं उनको देना। जहाँ तक बात है कि कितना बजट बढ़ाया गया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है बजट में, कुछ रीजनेबल परसेंटेज ही बजट बढ़ा है, एक बात। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि जो अनाउंसमेंट किया कि हम 17,000 करोड़ रुपए यहां पर और 90,000 समथिंग करोड़ रुपीस एजुकेशन में खर्च करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने बढ़िया तरीके से होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ अमाउंट की बजाय। दूसरा, एक चीज और देखने की बात है, शिक्षा और एजुकेशन, ये दो एजुकेशन और मेडिकल, ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ की चीज नहीं है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। बिल्कुल जतिन जी, तो उम्मीदें भी हर कोई अपने अपने हिसाब से लगाता है। आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बीजेपी नेताओं की आई हैं, वो जरा अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बजट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। आज एंटी डंपिंग जो एमएमएफ सेक्टर की बहुत बड़ी चुनौती थी, उसका समाधान देने के लिए प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। टेक्निकल टेक्सटाइल की दृष्टि से एक नेशनल मिशन की स्थापना सराहनीय काम है, जिसका इंतजार भारत को वर्षों से था। बहुत अच्छा बजट है, इससे अच्छा बजट तो हो ही नहीं सकता है। हर सेक्शन के लिए है, जो आम आदमी है उसके हक में है, जो SC ST का है, OBC का है, 85,000 करोड़ रुपया जो है दिया गया है। बजट में कहाँ है माइक, जो पुराने काम किया गया है, जो रिफॉर्म्स किया गया है, उसकी कंसोलिडेशन किया गया है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। देश के सामने जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को समझकर अगले दशक का एक प्रकार से रोड मैप इस बजट ने दिया हुआ है। विशेष रूप से किसानों के लिए जो 16 कलमी कार्यक्रम हमारे सामने 16 पॉइंट प्रोग्राम दिया है, इसके कारण किसानों की आय दुगनी होने में बहुत फायदा होगा। तो आज बजट 2020 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी में एक शेर भी पढ़ा। उन्होंने भाषण में कहा कि हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। सोन वतन गुलजार शालीमार ह्यूं, सोन वतन गुलजार शालीमार ह्यूं, दलमन फोलवून पंपोश ह्यूं, नवजवान अन हुंद वूशन खुमार ह्यूं, म्योन वतन, च्योन वतन, सोन वतन, नुंदबोनी वतन, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, नवजवानों के गर्म खून जैसा, नवजवानों के
गरम खून जैसा। मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। तो अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर किस कश्मीरी कवि की कविता को वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पढ़ा। निर्मला सीतारमण ने जो शेर पढ़ा वह कश्मीर के मशहूर कवि दीनानाथ कौल नदीम की कविता संग्रह से है। कवि दीनानाथ कौल कश्मीरी साहित्य के एक आदर्श और दिग्गज कवि माने जाते हैं। कवि दीनानाथ कौल नदीम का जन्म 1916 में हुआ था। पेशे से शिक्षक दीनानाथ कौल नदीम प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट के फाउंडर सदस्य थे। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे बजट 2020 पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।